नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। आज के सेशन के अंतर्गत हम आपको NCERT हिस्ट्री के क्लास 8 के चैप्टर नंबर 8 को पढ़ाएंगे, जिसका नाम है महिलाएं जाति में सुधार। तो सेशन को शुरू करने से पहले हमारा एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। इसमें प्रथम बिंदु है कि सती शब्द का अर्थ है क्या है। तो सती शब्द का अर्थ था सदाचारी महिला। सती शब्द का क्या अर्थ था? सदाचारी महिला। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु है कि राजा राम मोहन राय इसी तरह के एक सुधारक थे। तो राजा राम मोहन राय एक सुधारक थे तथा उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। तो राजा राम मोहन राय एक सुधारक थे तथा उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्वक तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। तो राजा राम मोहन राय क्या थे? वह ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। इसको आप ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट बिंदु है। अगला बिंदु इसी में है कि राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। यह इंपॉर्टेंट बिंदु, इसको ध्यान रखिएगा। पहली बिंदु था कि राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक के थे। दूसरा बिंदु ये है कि राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के पक्षधर थे तथा महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता और साक्षरता के भी पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बंद कर रखा जाता है, उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती है और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाती है। तो राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बिंदु है। अगला बिंदु है कि 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर ने भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे। तो 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी जो भारतीय परंपराओं में रीति रिवाज की कुरीतियाँ थी उनकी आलोचना करने लगे थे। वे राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगी थी। तो सती प्रथा पर पाबंदी 1829 में लगी थी राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। इसको ध्यान रखिएगा। अगला बिंदु है कि प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्षधर में एक कानून पारित किया। तो अब प्रश्न बनता है, जैसे मैंने बताया कि सती प्रथा को समाप्त करने में किसने सहायता की थी? राजा राम मोहन राय ने। तथा जो विधवा विवाह को ख़त्म करने के लिए विधवा विवाह के पक्ष में जो मदद की थी उसने किसने की थी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने की थी। तो प्रसिद्ध सुधारक थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का भी हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने इनका यह सुझाव 1856 में मान लिया और विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित किया। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला बिंदु है कि दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। इसको ध्यान रखिएगा। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी, जिनका मूल नाम मूलचंद था। अगला बिंदु है कि बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी, जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है, सीटेट का मोस्ट फेवरेट बिंदु है कि बेगम रुकैया सखावत हुसैन जो थी वह कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोली थी। रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी वह, और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं के औरतों को निचले दर्जे में रखा जाता है। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाओं विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने लगी। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बनी। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रस्तुत किए। पूणे में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम की एक किताब लिखी थी। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है, सीटेट के लगभग हर शिफ्ट में यह प्रश्न बनता है कि ताराबाई शिंदे ने कौन सी बुक लिखी थी? तो वह स्त्री पुरुष तुलना नाम की एक किताब लिखी थी, जिसमें पुरुषों और महिला के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। अगला बिंदु है इसमें कि संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करती है। तो संस्कृत की जो महान विद्वान पंडिता रमाबाई थी उनका मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों तक की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की थी। प्रश्न यह बनता है सीटेट में कि पूना में विधवा गृह की स्थापना किसने की थी? तो पंडिता रमाबाई ने की थी, जहाँ ससुराल वालों के हाथों से अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहाँ महिलाएं एक ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिनके सारे वे अपनी रोजी रोटी चला सकें। अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु है कि 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ। तो 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ।
इस कानून के बारे में वैसे कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं हो सकती थी, जो बाद में क्या कर दिया गया कि 21 साल की लड़की की उम्र कर दी व लड़की की उम्र 18 साल कर दी। और पहले क्या थी, लड़के की उम्र 18 साल और लड़की की उम्र 16 साल। अगला बिंदु है कि जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। तो जाति उन्मूलन का काम करने के लिए बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया था, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला बिंदु है कि मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। मौजूदा जो आंध्र प्रदेश में उसमें मदिगा एक अछूत जाति मानी जाती है। वे पशुओं के समूह को साफ करने, चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूतियाँ सीने में माहिर थे। इसको ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में मदिगा जो है वह एक अछूत जाति मानी जाती है। जैसे कि महार थी अछूत जाति महाराष्ट्र की, तथा महार जाति से संबंधित कौन थे, बाबा भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है कि मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत गुरु घासीदास ने की थी। तो सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, इसको ध्यान रखिएगा, गुरु घासीदास ने की थी, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मथुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाए थे। तो इन्होंने सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी जो ग्रंथ थे उन पर ही सवाल उठाए थे, वेदों आदि पे, जिसे आज केरल कहा जाता है। वहाँ एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एक एकता का आदर्श रखा, तो जिसे आज केरल कहा जाता है। वहाँ एझावा जाति के एक श्री नारायण गुरु थे, उन्होंने अपने लोगों के बीच एक एकता का आदर्श रखा तथा उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने को विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। तो वो मानते थे कि मानव की केवल एक ही जाति है, कि मानव एक इंसान है, इंसान एक ही जाति के लोग हैं। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, ओरु जाति ओरु मतम ओरु दैवम मनुष्यानु, मतलब मानव की एक ही जाति है, एक धर्म है, एक ही ईश्वर है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि सतनामी आंदोलन की शुरुआत गुरु घासीदास ने की थी तथा एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा और उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया था। अगला प्रश्न है गुलामगिरी बुक किसने लिखी थी। तो 1873 में फूले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी थी। ज्योतिबा राव फूले ने 1873 में गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी थी। इसमें लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप इससे लगभग 1873 से लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया। तो गुलामगिरी पुस्तक के कौन लेखक थे, वो ज्योतिबा राव फूले थे तथा इनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले थी, जो भारत की पहली शिक्षिका मानी जाती हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दक्षिण में ई बी रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। तो प्रश्न यही बनता है कि जो दलित आंदोलन हुए थे वह दक्षिण भारत में किसने उसको किया था, उसका नेतृत्व ई बी रामास्वामी नायकर ने किया था। अगला बिंदु है कि मंदिरों में कौन जा सकता है। तो अंबेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। जैसे मैंने बताया, महार एक जाति जनजाति थी, निचली जाति, अछूत जाति महाराष्ट्र की थी। तो अंबेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा था कि रोज़ाना की ज़िंदगी में जाति भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर ज़मीन पर बैठना पड़ता था। तो अंबेडकर साहब को स्कूल में कक्षा के बाहर ज़मीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें सवर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। तो जो सवर्ण बच्चे थे, अर्थात जो जनरल कास्ट के बच्चे थे, वो जो नल पे पानी पीते थे उनमें उनको उस नल से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई। तो उच्च अध्ययन उन्होंने कहाँ से किया था, अमेरिका से किया था। इसको ध्यान रखिएगा कि भीमराव ने उच्च अध्ययन अमेरिका से किया था। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जाति सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा। सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। इसको ध्यान रखिएगा, सीटेट का बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है कि सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशयों का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। पेरियार जो थे वह हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे, खासतौर से मनु द्वारा रचित संहिता जो भगवत गीता और रामायण के कटु आलोचक भी थे। तो मनु संहिता, भगवत गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मण ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं को पुरुष का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। तो उसको आप ध्यान रखिएगा कि पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। इसमें अगला बिंदु है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज 1867 में बंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जाति बंधनों को खत्म किया और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया था। प्रार्थना समाज में महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदियों के खिलाफ आवाज़ उठाई।
तथा इसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया गया। वेद समाज, मद्रास में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई थी। इसमें इंपॉर्टेंट इतना ही है कि मद्रास में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई थी तथा यह ब्रह्म समाज से प्रेरित था। इसको ध्यान रखिएगा कि ब्रह्म समाज से प्रेरित होकर, यह प्रश्न बना था पिछली बार कि ब्रह्म समाज से प्रेरित होकर दक्षिण भारत में कौन सा समाज की स्थापना हुई थी, तो वह वेद समाज की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि अगला बिंदु है अलीगढ़ आंदोलन। सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में अलीगढ़ में जो खोला गया था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसे बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती है। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला था, जिसे बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से आज जाना जाता है। चलिए इस चैप्टर में इतना ही। अब नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।